हम लोगों को पढ़ना क्या है? इंसर्शन कराना है। अब किसका कराना है? जो हमने आरडीएनए बना लिया है इसी का इंसर्शन कराना है। किसमें? होस्ट सेल में या ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में क्या करना है? जो हमने आरडीएनए बना लिया है उसी को क्या करना है? इंसर्शन करना है। किसमें? होस्ट सेल में। जब हम इसका इंसर्शन करा देंगे तो जो आरडीएनए हमारा बना हुआ है वो क्या करेगा? उसमें मल्टीप्लाई करेगा, कई सारे कॉपी तैयार होंगे। ठीक है, हमारा लास्ट में क्या? बहुत सारा जीएमओ बन करके हमें मिल जाएगा। उसी जीएमओ को लेकर के हम क्या करेंगे? आगे फर्दर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस करवा देंगे। ठीक है, वही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस कराने के बाद में उसकी क्वालिटी चेक किया जाएगा, पैकेजिंग किया जाएगा, फिर उसको मार्केट में टहला दिया जाएगा कि अपना लो खरीदो। लेकिन पहले क्या होगा? जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको किसी होस्ट में आप उसको क्या करें? ट्रांसफर करें। उसी ट्रांसफर करने की ही टेक्निक को क्या कहा जाता है? इंसर्शन करना। ठीक है, किसी में क्या करना है? इंसर्शन कर देना है, मतलब उसके अंदर उस चीज को क्या कर देना है? डाल देना है, उसके अंदर इंजेक्ट कर देना है आपको। ठीक है, तो इंसर्शन करने के दो तरीके हैं। इंसर्शन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारा है इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब उसमें हम क्या करेंगे? प्लाज्मिड का यूज करेंगे। प्लाज्मिड के थ्रू जो हमारा जीन है, जो डिजायर्ड जीन है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसी होस्ट में। पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? जो हमारा डिजायर्ड जीन है किसी एक वेक्टर की हेल्प से नहीं लेंगे, वहां पे डायरेक्ट उसको हम क्या करेंगे? इंजेक्ट कर देंगे। प्लांट के लिए अलग होगा, एनिमल के लिए अलग होगा। ठीक है, अगर आप इनडायरेक्ट मेथड में देखें तो उसमें क्या हो रहा है? वेक्टर का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो प्लांट के लिए अलग जाएगा, एनिमल के लिए अलग जाएगा। ठीक है, और बैक्टीरिया के लिए अलग जाएगा। आपने क्या देखा? प्लाज्मिड यूज किया हमने किसके लिए? बैक्टीरिया। ठीक है, फिर अगर आप आगे फिर बढ़ करके देखेंगे तो टीआई प्लाज्मिड हमने यूज किया, आरआई प्लाज्मिड यूज किया। वो किसके लिए किया? प्लांट्स के लिए। ठीक है, फिर हमने आगे यूज किया था किसका? रेट्रोवायरसेस का। वो किसके लिए किया था? एनिमल्स के लिए। ये तीनों जो थे इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हमने किसी ना किसी की हेल्प ली है, किसी वेक्टर के थ्रू हमने क्या किया? उसमें ट्रांसफर किया है। जीन को किसी वेक्टर की हेल्प से अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब किसी की हेल्प ना लिया जाए, जो भी है डायरेक्ट कर दो, देखा जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, इसको क्या किया जाता है? एनिमल में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे जीन लिया गया हमने, जो डिजायर जीन है हमारा, उसको हमने लिया। ठीक है, अपने सिरिंज में लेकर के डायरेक्ट हमने क्या किया? एनिमल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। दूसरा क्या है? जो प्लांट में करते हैं तो जीन गन मेथड से करते हैं। ठीक है, या पार्टिकल मेथड इसी को कहा जाता है, या बायोलिस्टिक मेथड कहा जाता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? हम एक जीन गन लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी कोविड में आया था एक चेक करने का लिए थर्मो, इस तरीके से हम क्या करते थे? दूर से उस पर चेक कर लेते थे। जीन गन आपने देखा होगा। जीन गन में क्या करते हैं? उस डिजायर को हम कोटिंग कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा डिजायर जीन होता है उसकी हम कोटिंग कर लेंगे, चाहे टंगस्टन से कर लें या गोल्ड पार्टिकल से। उसको हम इसमें भर लेते हैं और ऐसे जैसे जीन की तरह, बंदूक की तरह क्या करते हैं? बम्बार्डमेंट कराते हैं। किस पे? प्लांट पे। ठीक है, जब हम प्लांट पे बम्बार्डमेंट करा देते हैं तो वो क्या होता है? उसी के साथ उसके प्लांट की सेल में क्या हो जाता है? इंसर्ट कर जाता है। जैसे आपको कोई गोली मार दे तो गोली क्या होता है? आपकी बॉडी में अंदर चली आती है। सेम इसी तरीके से होता है। एनसीईआरटी ने सिर्फ दो मेथड का जिक्र किया, इन्हीं का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में हम लोग वही पढ़ेंगे, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ठीक है, और
एनिमल के लिए और प्लांट के लिए हम पढ़ेंगे जीन गन मेथड। इनडायरेक्ट में हमारा जो है, ठीक है, वो हमारा जो वेक्टर है, हमारा जो प्लाज्मिड हमारा बैक्टीरिया के लिए है, ठीक है, उसको सिर्फ एक ही पढ़ना है उसमें, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट, हीट से उसको कोई शॉक दे करके उस डिजायर जीन को उस सेल के अंदर ट्रांसफर कर देना। यही है इसमें पूरा इंसर्शन की पूरी यही हिस्ट्री है, यही पढ़ना है हम लोगों को। कह रहा है कि इसमें क्या है, सेवरल मेथड है। सेवरल का मतलब टू, बेसिकली टू ही है। एक हमारा है इनडायरेक्ट, ठीक है, और दूसरा है हमारा डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट में दोनों में क्या, अगर हम वेक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, वेक्टर का अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेथड। मतलब वेक्टर को हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट चले जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेथड। अगर वेक्टर का हमने यूज कर लिया, अगर वेक्टर का क्या किया हमने, वेक्टर हमने क्या किया, यूज किया इसमें, तो इसी को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। और इसमें हमने क्या किया, वेक्टर का यूज नहीं किया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसको, डायरेक्ट मेथड। यही दो मेथड है, दोनों मेथड में अलग अलग है। उसमें जो आता है हमारा डायरेक्ट में माइक्रो इंजेक्शन है, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन है, और जीन गन, दो है, ठीक है, या इसी को पार्टिकल गन कहा गया है, इसी को बायोलिस्टिक कहा गया है, दोनों चीजें कही गई है। और इसमें क्या है, जो इनडायरेक्ट में हीट शॉक ट्रीटमेंट, हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है, उससे हीट शॉक दे करके क्या किया गया है, जो जीन है हमारा डिजायर जीन, उसको हम उस सेल के अंदर में डालते हैं, किसके, होस्ट सेल के अंदर में। एक बार हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हमारा जो रहेगा 0 डिग्री रहेगा, अचानक उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, 42 डिग्री में, ठीक है। क्या होगा, हीट शॉक लगेगा, ठंडे से हम क्या किया, अचानक गर्म में चले गए, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया का सेल है, जो सेल वाल है और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, कैल्शियम हम उसमें डालेंगे, क्योंकि डीएनए का नेचर कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, तो क्या होगा, उससे उसके कंपिटेंट नहीं होगा, तो हम कैल्शियम आयन डालते हैं, डाइवैलेंट कैल्शियम आयन डालते हैं। वो क्या करेगा, जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है उससे अटैच होगा, और दूसरा किससे अटैच हो जाएगा, जो हमारा होस्ट सेल का सेल है उससे अटैच हो जाएगा। जब हम उसको 0 डिग्री पे ले जाएंगे तो उसके सेल क्या होंगे, रप्चर होने लगेंगे, फिर उसको हम ट्रांसफर करेंगे 42 डिग्री पे, उसके सेल और सेल मेम्ब्रेन दोनों क्या होगा, टूट जाएगा एक जगह पे, जहाँ पे कैल्शियम से अटैच होगा। जब कैल्शियम से अटैच होगा, वो जगह जब टूट जाएगी तो वो अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा, जैसे अंदर की तरफ आता है, जैसे हम फिर उसको कहाँ ले जाएंगे, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे जैसे लेकर के जाते हैं, फिर वो क्या होगा, पूरा का पूरा उसका सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों बंद हो जाएंगे, उसी के अंदर हो जाएगा हमारा। ये होता है हमारा हीट शॉक। वही कह रहा है कि सेवरल मेथड हैं इसके। कह रहा है कि जो रिसिपिएंट सेल है, एक तो हमारा डोनर था, एक हमारा रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब रिसीव करने वाला जो है, उसी को रिसिपिएंट कह रहे हैं। कह रहा है कि आफ्टर मेकिंग, कह रहा है कंपिटेंट जब बना लेते हैं हम, ये रिसीव करता है किसका, डीएनए प्रेजेंट उसके सराउंडिंग में। यही जो ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उसकी हीट शॉक की, डायरेक्ट ये बात कर रहा है उसी की हीट शॉक की। इस तरीके से कह रहा है कि ये हम जो कंपिटेंट हमारा बन गया, ये वाला देखिए, दोनों यहाँ पे क्या करना है, कैल्शियम डाइवैलेंट ले लेना। डाइवैलेंट क्या करेगा, ये इससे, और जो हमारा प्लाज्मिड है ये इससे, दोनों से क्या करेगा, कैल्शियम बाइंड कर जाएगा। धीरे धीरे जब ये इसकी एंट्री होती चली जाएगी, इसमें आ जाएगा, फिर बंद कर देंगे इसको। वही कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट जो है हमारा आरडीएनए जो है हमारा, इसको सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे हमारा मान लो प्लाज्मिड है, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मिड है हमारा। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया। टेस्ट ट्यूब में ये हमारा क्या है, होस्ट का सेल है,
ठीक है। ये होस्ट सेल, ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इसके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर है, ठीक है। और इसके पास ये दोनों जब यहाँ पे कैल्शियम आयन हम डालेंगे तो इससे दोनों में अटैच हो जाएंगे। धीरे से जब इसको हम 0 डिग्री पे लेकर के जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पूरा ले जा करके आइस में रख देंगे, वो भी किस पे, 0 डिग्री पे। जैसे हम इसको 0 डिग्री पे रख करके इसको बंद करेंगे, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये जहाँ अटैच हुआ था धीरे धीरे क्या करेगा, इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। जैसे इसके अंदर आएगा, इसको हम क्या करेंगे, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे लेकर के हम जाएंगे, यहाँ पे ये क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, और ये फिर हम इसको 0 डिग्री पे ट्रांसफर करें। जैसे 0 डिग्री पे ट्रांसफर करेंगे वो उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वही इसमें लिखा है कि हम सेल को क्या करते हैं, इंक्यूबेटिंग करते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं। कुछ टाइम के लिए छोड़ने का मतलब उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना, कह रहा है इनक्यूबेट कर देते हैं। और जो हमारा RDNA, इसको हम कहाँ ले जाते हैं, आइस पे। यहाँ पे कह रहा है कि पूरा क्या है, आइस है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। फिर उसको हम प्लेस कर देते हैं दूसरे जगह 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 से कहाँ ले गया, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कह रहा है उसको फिर हमने क्या दे दिया, हीट शॉक दे दिया। फिर उसी को हम क्या करते हैं, बैक टू आइस पे लेकर के चले जाते हैं। दोबारा फिर हम उसको 0 डिग्री पे लेकर के चले जाते, एक बार 0, फिर 42 डिग्री, फिर 0। इसी को उसने क्या कहा, हीट शॉक ट्रीटमेंट। यही हमारा क्या है, पूरा हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है। यही हमारा हीट शॉक ट्रीटमेंट है। पहले कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए, फिर 42 पे ले गए, फिर 0 पे ले गए। इसलिए ले गया जो उसका डिजायर जीन है वो क्या हो, उस सेल के अंदर आ जाए। यही है पूरा, इधर दिखाया। कह रहा है कि ऐसे डायरेक्ट नहीं चला आता है। कह रहा है कि यहाँ पे कैल्शियम हम डालते हैं, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कहाँ दिख रहा है, डाईवैलेंट। ये सब क्वेश्चन है बेचार, याद रखिएगा। कह रहा है कैसा है, डाईवैलेंट है, यहाँ पे +2 है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तो इधर और एक इससे, दोनों से, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर के जाएंगे, फिर 42 पे, फिर 0 पे, तब ये इसके अंदर आता है। ये जो आया है इसके अंदर, तब ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसी को हीट शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। ये देखो कह रहा तब जाकर के ये क्या होता है, एनेबल हो जाता है बैक्टीरिया, और ये रिकॉम्बिनेंट DNA को अपने अंदर ले लेता है, तभी लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। है कौन सा मेथड ये, हीट शॉक है बेटा, ठीक है। इसमें हम क्या रहे हैं, प्लाज्मिड के साथ जो हमारा बैक्टीरिया उसको अंदर करा रहे हैं, तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। यही NCERT में सबसे अच्छा दिया हुआ है, इसी के बारे में हमें पढ़ना। टोटल तो हमें 3 दिए हैं, एक और दिया है जीन ट्रांसफर का, जिसमें हम क्या करते हैं, TI प्लाज्मिड RI प्लाज्मिड से, किसमें हम उसकी एंट्री कराएंगे, TI RI। कह रहा है इनडायरेक्ट में अगर देखोगे बेटा 3 है इनडायरेक्ट में। कह रहा है एक तो हमारा हीट शॉक है, हीट शॉक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या है, TI प्लाज्मिड, TI या RI। ये किसके लिए है, ये बैक्टीरिया के लिए है, और ये प्लांट्स के लिए है। एक और बचा रिट्रोवायरसेस, ये किसके लिए है। इसमें क्या हो रहा है, हम इनडायरेक्ट मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम वेक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो ट्रांसफर बाय जीन यूजिंग वेक्टर, कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो ट्रांसफर कर रहे हैं जीन का, किसके थ्रू कर रहे हैं, वेक्टर के थ्रू, यूजिंग। अगर वेक्टर का हम यूज कर रहे हैं तो इसको इनडायरेक्ट कहेंगे, अगर वेक्टर का यूज नहीं करेंगे तो डायरेक्ट मेथड कहेंगे। यही 3 चीज दिया है, सबसे अच्छा यही दिया हुआ है NCERT में, हीट शॉक यही है। हीट शॉक का मतलब पहले 0 पे, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओ, फिर 0 पे ले जाओ, ताकि हमारा क्या हो, जो डिजायर जीन है सेल के अंदर आ जाए।
उसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों क्या हो जाए, वहां पे ब्रेक कर जाए और उसी से एंट्री ले ले वो। यही लिखा है कि सडन हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर। पहले 0 डिग्री पे है, फिर इंक्रीज किया 42, फिर हमने क्या किया, सडनली 0 कर दिया। कह रहा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगा, मतलब उसको अपने अंदर नहीं ले पाएगा। ठीक है। कह रहा कि इसमें माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है। इसमें किसी की मतलब वेक्टर का यूज नहीं करना है। ठीक है, इसमें वेक्टर का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना। माइक्रो इंजेक्शन मतलब छोटी नीडल लेकर के क्या करना है, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना। कह रहा जो रिकॉम्बिनेंट हमने बनाया किसको करना है, आरडीएनए को ही हमें ट्रांसफर करना है। ठीक है। कह रहा ये डायरेक्टली इंजेक्टेड कर देते हैं। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट ही है हमारा। ठीक है। कह रहा है इसको हमें क्या करना है, इंजेक्ट कर देना है। किसमें करना है, एनिमल के लिए। ये किसके लिए अच्छा है, बेस्ट फॉर एनिमल। ठीक है। कह रहा ये किसके लिए है, बेस्ट फॉर, ठीक है, ये एनिमल के लिए है। ये देखिए इन्होंने एक सिरिंज लिया है। ठीक है। ये देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, जो आरडीएनए है हमारा, ठीक है, उसी को इन्होंने क्या कर लिया, उसमें इंजेक्ट कर लिया अपने सिरिंज में। फिर उसको क्या किया है इन्होंने, ये न्यूक्लियस है, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल में उसको क्या किया है, इंजेक्ट करा दिया है, डायरेक्ट इंजेक्ट करा दिया है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। और सबसे अच्छा है एनिमल के लिए। कह रहा कि और मेथड हैं, कह रहा और बहुत सारे मेथड हैं, कह रहा और सुटेबल मेथड हैं प्लांट के लिए। सेल कह रहा कि इसमें क्या किया जाए, बम्बार्डमेंट करा दिया जाए। ठीक है। माइक्रो पार्टिकल गोल्ड का, टंगस्टन का, कोटेड का डीएनए कर लिया जाए और इसी को बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड कहते हैं। वो माइक्रो इंजेक्शन मेथड था। ये कौन सा मेथड है, जीन गन मेथड, या ये देखो बायोलिस्टिक या पार्टिकल गन मेथड, कुछ भी कहते हैं इसको। पार्टिकल गन, गन मतलब बंदूक, बंदूक की तरह गोली मारना ही है। ठीक है। जैसे बंदूक से अगर गोली मार दिया जाए हमारे बदन में लगेगी तो क्या अंदर ही रह जाती है ना, धीरे धीरे हमारे बॉडी में चली जाएगी। सेम उसी तरीके से हमें किसको मारना है, प्लांट को। ये किसके लिए है, प्लांट के लिए। बेस्ट फॉर किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है। इसमें एक गन ले लेना है, बंदूक, उसी से क्या करना है, प्लांट को मारना है। ठीक है। किसकी कोटिंग करनी है, जो हमारा जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो डिजायर जीन है, उसको हमें क्या करना है, चाहे गोल्ड की कोटिंग कर लो या टंगस्टन की कोटिंग कर लो उसको उसमें ले लीजिए गन में, और फिर उसी से बम्बार्डमेंट करा दीजिए उसके सेल पे। क्या होगा, उस प्लांट के अंदर चला जाएगा। जब चला जाएगा तो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इसी को कहा है बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड या पार्टिकल गन मेथड। किसके लिए है, प्लांट्स के लिए। ये देखिए, ये देखिए गन, इस पे क्या कह रहा है, बम्बार्डमेंट कराया जा रहा है। ठीक है। जब बम्बार्डमेंट कराया जाएगा तभी वो क्या होगा, वो जीन उसके अंदर। लेकिन शर्त क्या है, किसकी कोटिंग करनी है हमें, गोल्ड की या टंगस्टन की। ये कह रहा है कि जीन गन मेथड है, ये लगा हुआ है, यहाँ पे आया, ये टारगेट सेल है हमारा। ठीक है। जिसके अंदर हमें भेजना है उसको, यही हमारा क्या है, होस्ट सेल, जिसमें हमें ट्रांसफर करना है। कह रहा और मेथड है, कह रहा डिसआर्म्ड प्लाज्मिड या पैथोजन वाले। कह रहा ऐसे आर्म्ड जिनको हमने क्या लिया था, टीआई लिया था,
RI लिया था, ठीक है। ये दोनों कह रहे हैं ये क्या होता है, एक तो ट्यूमर इंड्यूसिंग करता है, ट्यूमर को इंड्यूस करता है, दूसरा कौन है, RI है, जो हेरी रूट कल्चर करवाते थे, हेरी रूट डिजीज काज करता है, ठीक है, रूट इंड्यूसिंग है। ये दो हैं, तो कह रहा है कि इनका हम यूज करते हैं, इन दोनों का, लेकिन कब करते हैं, इनका जो डिसआर्म्ड है उसको कट कर देते हैं, मतलब जो पैथोजन वाले जीन काज करने वाले हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया, उस जीन को कट कर दिया जाएगा, उसके बाद में इसकी हेल्प से उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। पहले इनका यूज किया जाएगा, लेकिन जो पैथोजन काजिंग है, ठीक है, वो जीन को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, फिर इनका यूज किया जाएगा। अगर उसको हम हटाएंगे नहीं तो क्या होगा, वो जिसके अंदर जाएगा वो डिजीज काज करने लगेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं डिसआर्म प्लाज्मिड, मतलब उसकी भुजा जो है दोनों काट दो, हाथ से कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, बाकी क्या पूरी बॉडी रहने दो, हाथ कट कर दो, ठीक है। तो यही हाथ उसके लिए क्या था, पैथोजन काजिंग था, तो इसको कट कर दिया उस वाले जीन को, आगे जा करके वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है डिसआर्म प्लाज्मिड। कह रहा है इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, चाहे आपने देखा हो TI हो, चाहे हमारा RI हो, या रेट्रो हो, रेट्रोवायरसेस, ठीक है, उसका भी यूज करते हैं, रेट्रोवायरसेस का भी हम यूज करते हैं। रेट्रो का हम यूज करते हैं किसके लिए, एनिमल्स के लिए, ये यूज करते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए। लेकिन इनकी भुजाएं काट दो, भुजाएं काटने का मतलब जो पैथोजन काजिंग है, जो जीन, जिस जीन से पैथोजन काज होगा उसको हम क्या करें, कट कर दें, फिर उसको हम ट्रांसफर कराएं। वही कह रहा है कि ऐसे वेक्टर को अलाउड किया जाता है जो इन्फेक्ट सेल होता है, ट्रांसफर किया जाए रिकॉम्बिनेंट इनटू होस्ट। कह रहा है जो हमारा rDNA है उसी को लेकर के हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इनकी भुजा काटने के बाद, मतलब जो पैथोजन काजिंग है उनको हम कट कर देंगे, उस जीन को फिर वहां आगे हम ट्रांसफर करवाएंगे। ये पूरा है, कह रहा है कि ये वेक्टर है, ये जीन गण है हमारा, यहाँ पे रेट्रोवायरसेस है, इन्हीं को कह रहा है कि जब हम इसका यूज कब करेंगे, जब उसको हम कट कर देंगे तब। अगर डायरेक्ट यूज करता तो क्या होगा, पैथोजन काज करने लगता, क्योंकि उसका नेचर ही है। अब कह रहा कि हमने rDNA बना लिया, उसका हमने ट्रांसफर ही कर दिया, इंसर्शन भी कर दिया, किसमें, होस्ट सेल में, ठीक है। कह रहा होस्ट सेल में तो चला गया, अब वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें से हमें क्या करना है, निकालना रहेगा कि हमारा कौन सा है, किसमें डिजायर जीन है, ठीक है, क्योंकि उसके खुद के भी बने होंगे, जो हमने इंसर्ट किया उसकी भी कॉपी बनी होगी, तो उसमें हमें ढूंढना क्या है कि ट्रांसफॉर्मेड रिकॉम्बिनेंट कौन है। एक तो हमारा बनेगा कौन, नॉन ट्रांसफॉर्मेड, मतलब उसके अंदर क्या कुछ नहीं है, नॉन ट्रांसफॉर्मेड। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब उस जीन के अंदर क्या है, हुआ तो है लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं हुआ। तीसरा जो है वो कौन सा कंडीशन है, ट्रांसफॉर्म्ड है और रिकॉम्बिनेंट है। तीन तरीके के उसमें एक ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, एक तो ट्रांसफॉर्मेंट रहेगा, दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट तो होगा लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेगा, एक क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। उसी को हमें सिलेक्शन हमें किसका करना है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट वाला हो। कैसे करेंगे उसका, हम कैसे हम पता लगाएंगे कि यही हमारा ट्रांसफॉर्मेंट वाला है। तो वही कह रहा है कि सिलेक्शन करना है हमें कि जो ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल है उसको हम कैसे लेकर के आगे काम करेंगे, जो हमारा जीएमओ बनेगा पूरा। कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है हमारा, कह रहा है ये कैसा होता है, रेजिस्टेंट होगा, एंटीबायोटिक हमारा एम्पिसिलिन है, इसी को हम रिफर्ड करेंगे इकोलाई में, बैक्टीरिया है, ठीक है, होस्ट सेल है, यही ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल में। कह रहा है कहने का इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि जो हमने ट्रांसफर किया होस्ट सेल में आरडीएनए,
एक हमें कंडीशन कैसा मिलेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म या उस होस्ट सेल के अंदर ये वाली एक कंडीशन। दूसरा कह रहा है ट्रांसफॉर्मेंट तो होगा लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। तीसरा कह रहा है जो कंडीशन बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा, ट्रांसफर भी होगा और रिकॉम्बिनेंट भी होगा, ट्रांसफर भी होगा और रिकॉम्बिनेंट। हमें चाहिए किसको, इन तीनों में से ये वाला चाहिए। इसी का हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना। अगर इनका फिगर बनाया जाए तो ये बनेगा। इसमें क्या कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने जो ट्रांसफर किया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेंट है ही नहीं। लेकिन इसमें क्या है, दूसरे वाले में कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन वो वाला जीन नहीं हुआ जो हमने किया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तीसरे में क्या है, रिकॉम्बिनेंट हुआ है। चाहिए कौन सा हमें, रिकॉम्बिनेंट वाला। उसी का हमें सिलेक्शन करना कि कैसे कैसे हम हर एक का सिलेक्शन करेंगे। ये है, ये देखो कह रहा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए खाली दिख रहा है, जो हमने ट्रांसफर किया वो वाला यहाँ पे नहीं दिखा। इस वाले में देखिए ट्रांसफॉर्मेंट सेल में आपको दिखा पूरा। यही इसी का सिलेक्शन करना है हमें इसी को चाहिए। ये क्या कर रहा है, ये हमारा मीडियम है। कौन सा मीडियम है, एम्पिसिलिन। हमने क्या देखा कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जब आएगा तो क्या करेगा, हमने दो बताए थे, दो सिलेक्शन मार्कर। एक हमने बताया था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, दूसरा हमने बताया था टेट्रासाइक्लिन। लेकिन जिसमें आप इंसर्शन कर दोगे, जिस जीन को आप कट करके इंसर्शन कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा उसका, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो दूसरे एंटीबायोटिक के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंट नहीं रहेगा। उसमें उसका कोई भी आएगा तो क्या होगा, मर जाएगा वो। तो वही कह रहा है कि ये हमारा जो पेट्री प्लेट हमने किया है ये कैसा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। कह रहा है इस तरीके की हमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी मिलेंगी। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी का मतलब कि अगर एम्पिसिलिन आप दे दो तब भी वो जिंदा रहेंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का मतलब अगर आप उसको वो वाली एंटीबायोटिक दे रहे हो तब भी वो जिंदा रहेगा। ठीक है, तो वही इसमें दिया गया है। कह रहा है इसमें क्या किया गया है, जो हम स्प्रेड करते हैं तो कौन सा, ट्रांसफॉर्मेंट सेल। किसका, जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है उसी का हम करते हैं। और किस पे, अगार प्लेट ले लेते हैं, उसी अगार प्लेट पे हम किसकी कोटिंग करवा देते हैं, एम्पिसिलिन का। कह रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल ले लो, अगार का प्लेट बना लो, अगार के प्लेट पे क्या करना है, एम्पिसिलिन की लेप लगा देना है चारों तरफ, उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है। ऐसे एक पेट्री डिश ले लो, इसमें अगार प्लेट लगा दो पूरा, और उसी के ऊपर आप क्या करो, पूरा एम्पिसिलिन का पूरा क्या कर दो, स्प्रेड कर दो। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जितने होंगे वो क्या होंगे, ग्रो होगा कि नहीं होगा, क्या चीज। अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है तो वो ग्रो होने देगा उस चीज को या नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। इसीलिए हम सिलेक्शन करते हैं कि तभी हमें पता चलेगा कि हाँ वो जो सेल आ रहा है वो ट्रांसफॉर्मेंट है एम्पिसिलिन के लिए। तो वही कह रहा है कि ओनली ट्रांसफॉर्मेंट जो सेल होंगे वही क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और जितने होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे मर जाएंगे। वही ग्रो करेंगे, बाकी जितने होंगे सब डाई कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है वो जिंदा रहेगा, बाकी सारे मर जाएंगे। कह रहा इसी तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल है हमारा, ये आया, इस पे हमने क्या किया, एम्पिसिलिन की कोटिंग कर दी थी, मतलब इसके ऊपर हमने क्या किया था, एम्पिसिलिन स्प्रेड कर दिया। जब इसके ऊपर हमने एम्पिसिलिन स्प्रेड कर दिया तो या इसको क्या किए, बैक्टीरिया जो था उस पर हमने क्या किया,
ला करके उसको भी स्प्रेड करा के हमने छोड़ दिया। दोनों चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं। जिसके पास जितनी क्षमता होगी वो ग्रो करेगा, जिसके पास नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। अगर ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो उससे लड़ रहा है। दो लोगों को आपस में लड़ाई करा दो, जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। वो उसके लिए क्या है, रेजिस्टेंट है, तभी तो वो जीता। सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है। जो ट्रांसफर वाले हमारे सेल हैं वो रेजिस्टेंट हैं, वो ग्रो करेंगे। बाकी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्वर्ग सिधार जाएंगे सीधे सीधे। तो ये कह रहा है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनी हमें दिखेगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। कह रहा है इसी को हम क्या देखेंगे, जो एम्पिसिलिन हमारा सिलेक्शन करते हैं, एम्पिसिलिन मार्कर जो हमारा है उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, अच्छा है। वही कह रहा है यही रेजिस्टेंट जीन है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए जो एम्पिसिलिन हमारा प्रेजेंट है, यही बता रहा है कि इसके पास क्षमता है। बाकी सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कह रहा है कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है इसी को हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। कह रहा है जो एम्पिसिलिन हमारा रेजिस्टेंट है इसी को हम क्या कहेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर। यही हमने सेलेक्ट किया है, इसका मतलब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है वो इसी में है, इसीलिए हम इसको सेलेक्ट किए हैं। कह रहा है कुछ टाइम पे अगर देखो लाइगेशन जो है, जो हमारा एलियन डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए आया है, कैरीड किया है, यही क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होता है वहां पे उनको कट करेगा। 1 या 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमें मिलते हैं। हमने क्या देखा था, एम्पिसिलिन मिला था हमारा और टेट्रासाइक्लिन, दो साइड पे हमारे पड़े होते हैं, दो जीन पड़े होते हैं, इसी में से हमें सेलेक्ट करना रहता है। अगर हमें किसको एम्पिसिलिन के अगेंस्ट कोई ड्रग बनानी है तो क्या करेंगे, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट अगर कोई ड्रग्स बनानी है तो हम क्या करेंगे, कैसे हम सिलेक्शन करेंगे। एंटीबायोटिक अगर आपको बनाना है तो कैसे आप सिलेक्शन करेंगे, कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कोई एंटीबायोटिक है, यही तो देखा जाएगा कि मतलब उसका इफेक्ट इस पे है कि नहीं है। आप लोगों ने एंटीबैक्टीरियल एनालिसिस देखी होगी। एंटीबैक्टीरियल एनालिसिस में क्या किया जाता है, एक पटरी प्लेट लिया जाता है, अगार प्लेट बनाया जाता है, उसमें बेल बना दिया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट क्या किया जाता है, बैक्टीरिया उसी बेल में डाल दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डोज में, ठीक है। और उसी पे क्या किया जाता है, बैक्टीरिया हम स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जहां जहां हमें कॉलोनी दिखती है उसी को हम मानते हैं कि हाँ इसकी कॉलोनी है या एम्पिसिलिन। और वही सारे जितने बैक्टीरिया हम बेल बना करके डालते हैं उतने ही बैक्टीरिया का अलग हम पेट्री प्लेट बनाते हैं, उस पर भी हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक लगा देते हैं स्प्रेड करके। तो जो जिसके अगेंस्ट होगा वहां पे क्या होगा, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ उतने दूर में नहीं होगी, ठीक है। किसी के अगेंस्ट होगी, किसी के नहीं होगी। तो वहीं से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम कर रहा है। फिर और चीज देखते हैं, उसमें हम मेजरमेंट करते हैं कि कितने दूरी में वो मार रहा है बैक्टीरिया को, कॉलोनी कितने दूरी में आने नहीं दे रहा है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि क्या होंगे, आसपास ही नहीं रहेंगे, बाकी आकर के फिर ग्रो कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी पावर कम होती है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ऐसे करके हम उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। कह रहा कि अगर आप एग्जाम्पल देखें तो कह रहा कि फॉरेन डीएनए जो हमारा है BAM-H1 साइट पे, ठीक है। कह रहा कि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था। BAM-H1 साइट पे अगर आप देखेंगे, जो PBr 322 हमने लिया था, तो एक साइड पे टेट्रासाइक्लिन की थी, एक तरफ एम्पिसिलिन थी। BAM-H1 जो था वो किसके तरफ था, टेट्रासाइक्लिन पे। अगर टेट्रासाइक्लिन जहाँ पे है BAM-H1 साइट आकर के उसको क्या करेगी, कट कर देगी। अगर कट कर दी, ठीक है, अगर उसको क्या किया, कट कर दिया,
उस साइड को क्या किया, कट कर दिया, जहां पे टेट्रासाइक्लिन है वहां पे हम ला करके दूसरा ज्वाइन क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो अब टेट्रासाइक्लिन अपना काम करना बंद कर देगी। टेट्रासाइक्लिन क्या होगा, जो उसका काम था, जो उसकी एक्टिविटी थी, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो काम कर रहा था वो बंद हो जाएगा। जो दूसरा हम ला करके जीन इंसर्ट किए हैं वो हमारा चलता रहेगा। यही होता है जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसी के अगेंस्ट होता है, वो उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, बाकी हम सही हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा BAM-H1, कह रहा है कि अगर इस साइड को हम कट कर दें यहाँ पे, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये जीन अपना काम करना क्या करेगी, बंद कर देगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या हुआ, उस टेट्रासाइक्लिन का हमने क्या कर दिया, इनएक्टिवेशन करवा दिया। जो उसकी एक्टिविटी थी उसको हमने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। अब वो उसके अगेंस्ट वो चीज नहीं बनाएगी, जो हमने डाला है वो बनाएगी। कह रहा कि यही सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट वेक्टर लाइक PBR 3022 ना, या 3222। कह रहा है कि 2 टाइप वेक्टर इसमें हम मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, नेमली कौन कौन सा है। कह रहा है एक तो हम करते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट या इसी को काइमेरिक। जो हमारा डीएनए बना था rDNA, उसका हमने दूसरा नाम यही बताया था कि उसको क्या कहते हैं, काइमेरिक। कह रहा है कि दूसरा जो है ये भी कंटेन करता है ओनली 1 वेक्टर, ये क्या करता है, अनअल्टर करता है। एक तो हमारा जो है वो क्या करेगा, अल्टर करेगा, दूसरा जो है वो अल्टर नहीं करेगा, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन एक जो है वो क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा। जैसे हमने क्या किया, BAM-H1 साइड को काला तो हमने किसका किया, टेट्रासाइक्लिन वाले पोर्शन पे हमने क्या किया, कट कर दिया उसको, वो जीन हमारी क्या हुई, इनएक्टिव हो गई। ठीक है, हो सकता है हम एम्पिसिलिन वाले को करें तो ये हमारा उस कंपैरिजन में क्या होगी, अनअल्टर रहेगी, वो अल्टर हो जाएगी। ये है हमारा, ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट है हमारा। ठीक है, ये हमारा अल्टर्ड है। अल्टर्ड का मतलब जो हमारा प्लाज्मिड था उसको हमने कट किया था, डिजायर्ड जीन से ला करके जोड़ करके उसको हमने रिकॉम्बिनेंट बना लिया था। हमें सिर्फ 3 चीज़ों का ही सिलेक्शन करना है इसमें। एक तो हमारा एंटी आया था, हमने बताया है आपको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था हमारा। ठीक है, ये चाहे जो दो कोई भी केस रहेगा, चाहे एम्पिसिलिन के अगेंस्ट हो चाहे टेट्रासाइक्लिन के, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये क्या है, तुरंत डाई कर जाएगा, मर जाएगा। कोई भी केस हो, चाहे एम्पिसिलिन के अगेंस्ट दे दो उसको और चाहे टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट दे दो, दोनों में क्या होगा, ये डाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। दूसरा जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हो सकता है वो जिंदा रहे। दूसरा जो है रिकॉम्बिनेंट है, वो जिंदा रहेगा। उन्हीं दोनों में से हमें सिलेक्शन करना रहेगा। ठीक है, कह रहा है इसमें क्या करना है, अल्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कट कर दो, वहां से वहां पे कुछ ला करके जोड़ दो। तो ये कह रहा है कि अल्टर कर दो वेक्टर को, कैसा हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कहाँ पे, होस्ट सेल में। कह रहा है इसको rDNA हमारा है, इसी को हम अल्टर करेंगे और ले जाएंगे कहाँ, होस्ट सेल में। कह रहा है कि जब कुछ होस्ट सेल इसको क्या करेंगे, रिसीव कर लेते हैं और अपने आप को क्या बना लेंगे, रिकॉम्बिनेंट बना लेंगे। ये बैक्टीरियल सेल है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है जो हमने rDNA बनाया था।
अब इन दोनों को हम ला करके यहाँ पे कर दिए। ये चीज अगर दिख रही है इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल है हमारा। अगर ये चीज नहीं आ रही है तो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। इसको अंदर देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यही हमारा क्या है, होस्ट सेल है। अब ये क्या करेगा, आगे मल्टीप्लाई करेगा, कॉपी बनाएगा अपना, अदरवाइज कॉपी नहीं बनाएगा। बनाएगा कौन सा कॉपी, ये रिकॉम्बिनेंट वाली की कॉपी पूरा बनाते हुए चला जाएगा। कह रहा है कि कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल रहेंगे, कंटेन करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है कि सम वेक्टर ऐसे होते हैं जो वेक्टर ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं। ये वाला कह रहा है कि ये कैसे हैं, ये इनके पास कोई वेक्टर नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हो रहे हैं। कह रहा है रिकॉम्बिनेंट अगर प्लाज्मिड जो हमारा है, कह रहा है ये लूज कर देगा क्या, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। कह रहा है ये क्या करेगा, अपनी रेजिस्टेंस को खो देगा। क्यों, क्योंकि इसके जगह पे जो BMH1 साइट थी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, उसी को कट कर दिया, वो जीन क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। कह रहा है कि इसमें हमने इंसर्शन करवा दिया, किसका, फॉरेन डीएनए। कह रहा है कि ये मान लो टेट्रासाइक्लिन है हमारा पोर्शन, ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन का है। इस वाले पे कह रहा है कि BMH1 की साइड थी, इसको हमने क्या किया, कट कर दिया। कट करने के बाद इस तरह से इसकी साइड बनी। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए को ला करके जोड़ दिया। अब इसकी जो रेजिस्टेंस थी, किसकी, टेट्रासाइक्लिन वाली, वो खत्म हो गई। आएगी किसकी, फॉरेन डीएनए वाली। कह रहा कि यही हमारा सेलेक्ट कर लेंगे और यही नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा और इसी को हम ट्रांसफॉर्मेंट कर देंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। कह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। वो कहाँ पे ग्रो करेंगे, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में। और यही हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट कर देंगे, कंटेनिंग करेंगे किसमें, टेट्रासाइक्लिन वाले में। कह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेंट बने हुए हैं ये ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, बट ये टेट्रासाइक्लिन वाले में नहीं करेंगे। क्यों, कह रहा है एम्पिसिलिन वाले मीडियम में तो ग्रो कर जाएंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको हमने क्या कर दिया है, इंसर्शन करा दिया है, इनएक्टिवेशन करवा दिया है टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को। अगर एम्पिसिलिन वाले को किया होता तो वो एम्पिसिलिन मीडियम में नहीं करते, टेट्रासाइक्लिन को किया तो टेट्रासाइक्लिन वाले में नहीं करेंगे उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, वो जीन अपना काम नहीं कर रहे हैं। वही कह रहा है कि ये न्यूट्रिएंट मीडियम है हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया, एम्पिसिलिन कर दिया। यही कह रहा है कि कॉलोनी आएगी हमारी बैक्टीरिया की रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन, दीज कंटेन प्लाज्मिड। कह रहा है इसमें क्या होगा, पूरा पूरा हमारा उसकी कॉलोनी दिखेगी। कह रहा है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट नहीं गया है, कह रहा है कि ये ग्रो ऑन द मीडियम ऑफ कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक। ठीक है, इनके अंदर कुछ नहीं है, ट्रांसफर तो हो गए हैं लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफर हो गया है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये कह रहे हैं कि दोनों में ये ग्रो कर रहा है। कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये हेल्प करता है किसमें, सेलेक्ट करने के लिए, किसको, ट्रांसफॉर्मेंट का, कि किसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि अदर एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस हैं ये भी जीन क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इंसर्शन हमने कर दिया है फॉरेन डीएनए का। ठीक है, ये हेल्प करते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट का। एक तो हमारा ये हेल्प करेगा कि किसके अगेंस्ट, जैसे दो हैं हमारे, एक तो एम्पिसिलिन लिया, एक हमने टेट्रासाइक्लिन लिया, अगर उन दोनों में से एक कोई डाई कर जाता है तो ये पता चलेगा कि इसका क्या हो गया, इंसर्शन हो गया, एक कॉलोनी जिंदा रहेगी। जब वो कॉलोनी जिंदा रहेगी तो इसका मतलब क्या है, वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी हमारी है, यही हमारा सिलेक्शन होगा। दो है हमारे पास, एक टेट्रासाइक्लिन है, एक एम्पिसिलिन है, जिसका हम इंसर्शन करवा देंगे, ठीक है, वो क्या होगा, डाई हो जाएगा, लेकिन रिकॉम्बिनेंट है।
जो रिकॉम्बिनेंट हमारा बचेगा वही आगे चल करके क्या बताएगा कि हाँ इंसर्शन इसमें हुआ था, यही हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट है। कह रहा जब हम सिलेक्शन कर लेंगे रिकॉम्बिनेंट का तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा किसके अगेंस्ट, जो हमारा एंटीबायोटिक है, ठीक है। वही कह रहा है कि प्रोड्यूस करता है और रिक्वायर होते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों प्लेटिंग हम कर लेते हैं साथ साथ, और यही 2 प्लेट क्या करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक हमारे बताते हैं। हुआ क्या, सबसे ज्यादा दिक्कत कब आई, जब हमने क्या लिया, एंटीबायोटिक। कितने लिए, 2 एंटीबायोटिक। जब हम 2 एंटीबायोटिक लेकर के उसका सिलेक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होती है कि टेट्रासाइक्लिन वाले में रेजिस्टेंट हुआ है कि एम्पिसिलिन वाले में हुआ, कौन सा रिकॉम्बिनेंट हुआ है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, आगे चल करके इस चीज़ को बदल दिया। उन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक लिया और एक लैक जेड जीन ले लिया, एक एंटीबायोटिक लिया, एक लैक जेड जीन ले लिया। अब इन्होंने क्या कहा कि आगे चल करके इन्होंने क्या किया, अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर ले लिया। अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब इन्होंने क्या ले लिया, 1 लिया हमारा क्या, एंटीबायोटिक, और दूसरा जो लिया वो कौन सा लिया, लैक जेड जीन। ये 2 चीज लेकर के, वहां पे दोनों एंटीबायोटिक लिया था, यहाँ पे लिया 2, लेकिन एक एंटीबायोटिक लिया, एक लैक जेड जीन लिया। लैक जेड जीन जो था ये तो अगेंस्ट उसके क्या करेगा, एंटीबायोटिक है तो अपना क्या करेगा, एंटीबायोटिक परफॉर्मेंस करेगा। लैक जेड जीन जो था ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंजाइम है, उसका फॉर्मेशन करता है। लैक जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंजाइम है, उसका फॉर्मेशन करेगा और यही हेल्प कराएगा किसके, सिलेक्शन में। सिलेक्शन कैसे कराएगा, अगर ये ब्लू कलर दे रहा है तो इसका मतलब वहां पे लैक जेड जीन प्रेजेंट है, और अगर नहीं दे रहा है तो वहां पे लैक जेड जीन का क्या हो गया, इंसर्शन हो गया है, तो वहां पे सिर्फ हमारा एंटीबायोटिक मिलेगा। समझ में आया कुछ कि हाँ, नहीं आया? कह रहा है कि एक हम प्लेट ले लिए, ठीक है, ये प्लेट हमने लिया, इसमें क्या किया, तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डाल दिए। कौन सा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो हमारा था उसको भी, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट था उसको भी, और ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट था उसको भी, तीनों हमने डाल दिया, तीनों हमने डाल दिया। तो क्या कह रहा है कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो हर केस में क्या होगा, डाई हो जाएगा, वो हमारा डाई हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, कोई रिकॉम्बिनेंट आया ही नहीं। दूसरा कह रहा है कि जब आगे बढ़ेंगे तो इसी की एक कॉपी अगर हम बना करके देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 कॉलोनी मिली, एक हमारा क्या हुआ, डाई हो गया, बचा क्या, 2 कॉलोनी मिली, 2 कॉलोनी मिली, जिसका हमने क्या किया, इंसर्शन कर दिया है। किसी भी एंटीबायोटिक का जिसका इंसर्शन कर दोगे वो क्या होगा, वो वाला भी एंटीबायोटिक डाई हो जाएगा, एक हमारा बचेगा, उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, वही हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला हो जाएगा, ठीक है। कह रहा ये तो हुआ जब 2 एंटीबायोटिक हम लेते हैं तब। कह रहा एक हम अगर लैक जेड जीन ले लें और एक में क्या ले लें, एंटीबायोटिक ले लें, इस तरीके का अगर बना लें तो क्या होगा। कह रहा एक तो हमारा मर जाएगा, एक हमारा क्या करेगा, लैक जेड जीन अगर ले रहे हैं उसका हम क्या कर दे रहे हैं, इंसर्शन करवा दे रहे हैं। लैक जेड जीन का हम क्या करेंगे, इंसर्शन अगर करवा दें, ठीक है, तब क्या होगा। कह रहा एक और बना लिया, यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर अगर आ रहा है, ब्लू कलर अगर आ रहा है क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंजाइम बनाएगा, हर एक का अपना फंक्शन है। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है तो अपना काम करेगा, लैक जेड जीन जो है ये अपना काम करेगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंजाइम बनाता है।
जब ये बनेगा तो इसका जो ये कॉलोनी का कलर होगा ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। अगर ब्लू कलर आ रहा है इसका मतलब लैग जेड जीन फंक्शनिंग है। जैसे इसको हम इनएक्टिवेट करेंगे लैग जेड जीन को, यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर गायब हो जाएगा, सिर्फ कौन सा कलर मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा, सिर्फ व्हाइट कलर मिलेगा। तो इसका मतलब यही हमारा ट्रांसफार्मर रिकॉम्बिनेंट है। यही कह रहा है कि एक तो हमारा रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में काम करता है और दूसरा सिलेक्शन ट्रांसफार्मेंट में काम करता है। कि एक में हमारा क्या हुआ, ट्रांसफार्मेंट हुआ है, ठीक है, एक में हमने क्या ट्रांसफार्मेंट किया तभी वो लैग जेड जीन हमारा क्या हुआ, वहां पे खत्म हुआ है, वह उसमें क्या है, ट्रांसफार्मेंट है। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, सिलेक्शन करवा रहा है। जो ट्रांसफार्मेंट होगा वो क्या होगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें में हमने उसका इंसर्शन करवा दिया। और जो बचेगा वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा। अगर ये बच रहा है तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट है हमारा, वही इसीलिए वो बचा हुआ। और ये वाला जो है ये कैसा है, ट्रांसफार्मेंट वाला, ठीक है। जिसमें ट्रांसफार्मेंट होगा और जिसमें नहीं होगा वही एक सिलेक्शन करवा। अगर लैग जेड जीन का हमने क्या किया, इनएक्टिवेशन करवा दिया, ब्लू कलर नहीं आएगा। यही पूरा बनाया हुआ है इसमें। वही कह रहा है कि इसमें जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, बेसिस देयर एबिलिटी और प्रोड्यूस करेंगे कलर, और परजेंस होगा किसमें, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है, ये कलर देते हैं, ब्लू कलर आता है। कह रहा है यही क्या करेंगे, ब्लू कलर करेंगे। ये क्या है, जो लैग जेड जीन है यही हमारा ब्लू कलर देता है। ये क्या हुआ है, ट्रांसफार्मेंट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसी जीन का हमने क्या किया है, इंसर्शन करवाया, वहीं पे कट करके हमने अपना डिजायर जीन लगा दिया है। तो वो ट्रांसफार्मेंट को शो करेगा, लेकिन जो बचेगा वो किसको शो करेगा, रिकॉम्बिनेंट को। वो सिलेक्शन करवाता है रिकॉम्बिनेंट का, ये सिलेक्शन करवाएगा ट्रांसफार्मेंट का। कह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इंसर्ट किया हमने, ठीक है, वो कोडिंग सीक्वेंस करते हैं एंजाइम, यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये यही कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू कलर यही देता है। वो जो कॉलोनी आएगी वो वहां पे ब्लू ब्लू कलर आएंगे। तो इसका मतलब लैग जेड जीन जो है वो एक्टिव है। अगर नहीं आ रही है, कह रहा है रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, कह रहा है कि लैग जेड जीन का क्या करा दिया, इंसर्शन करा दिया, मतलब इनएक्टिवेशन करवा दिया, ठीक है। वहां पे कट करके हमने क्या किया, ला करके फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया। कह रहा है इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेटर। इसी को हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कह रहा कि इनएक्टिवेशन ऑफ जीन जो हो रहा है, इंसर्ट करा दिया फ्रेगमेंट डीएनए को इनटू मिडिल ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस पे। कहां पे कोडिंग सीक्वेंस, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम बना रहा था उसी के सीक्वेंस पे ला करके हमने फॉरेन डीएनए को क्या किया, ऐड करा दिया। जब हमने ऐड करा दिया तो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसी से पता चल गया कि ये रिकॉम्बिनेंट तो है हमारा, ट्रांसफार्मेंट तो है, लेकिन आगे चल करके ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनाएगा। यही है पूरा। कह रहा कि प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो हमारा यही ब्लू कलर देता है, ठीक है, यही ब्लू कलर देता है। कह रहा ब्लू कॉलोनी आ रही है इसमें, जो हमने इंसर्ट कराया था व्हाइट कॉलोनी आ रही है, यही हमारा इंसर्ट हो गया। कह रहा कि जब तक हमारी ब्लू कॉलोनी आ रही थी तब तक लैग जेड जीन क्या कर रहा था, अपना काम कर रहा था। जैसे उसमें हमने इंसर्ट करवाया वो क्या करेगा, अपना काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब अब क्या हो गया, इंसर्शन हो गया उसमें। कह रहा कि प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट अगर हमने करवा दिया तो इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेटर, किसका करवाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का अगर हो गया तो अब ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा।
जैसे ब्लू कलर आना बंद हुआ, इसका मतलब उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। अब हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया है। कह रहा कि कॉलोनी इसकी कह रहा कि इसी ऑर्डर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डिजायर जीन को, और इसी मेथड को कॉलोनी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कह रहा है इसी मेथड से हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा डिजायर जीन होता है उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये लैग जेड जीन का कलर आना बंद हुआ, जैसे हमें पता चला अगले वाले में क्या है, डिजायर जीन, इसी में मैंने इंसर्ट किया है। ये पूरा है, इस तरीके से होता हुआ चला जा रहा है। कह रहा इसी में जीन स्पेसिफिक प्रोब हम यूज कर लेते हैं। कह रहा है कि जब हम स्मॉल फ्रेगमेंट या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें हम डाल देते हैं या आरएनए डाल देते हैं, टैग कर देते हैं, किससे, रेडियो एक्टिव से। रेडियो एक्टिव से इसलिए करते हैं ताकि वो जाए तो दिखे हमें, ठीक है, वो दिखे, इसीलिए हम उस मॉलिक्यूल को कर देते हैं। यही कॉम्प्लीमेंट्री होता है और यही क्या करता है, लीस्ट पार्ट होता है डिजायर जीन का। वही पता करता है कि हाँ हमारा जो डिजायर जीन है वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो हमें पता, यही हमारा प्रूफ है। कह रहा कि पीसीआर स्टैंड फॉर, किसके लिए है पीसीआर, बोलना नहीं बेटा आप। शिवांश बेटा पीसीआर किस काम आता था जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यही है सत्यम। हाँ बेटा जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। कह रहा कि एंजाइम टैग पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। कह रहा कि टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, ठीक है। क्या बेटा बताइएगा आप, किससे किया गया है, इकोलाई से किया गया है, किससे किया गया है, हर्षित किससे किया गया बेटा, शहनवाज बेटा किससे किया गया एंजाइम टैग पॉलीमरेज, हाँ बेटा किससे किया गया है, ये मेरे बेटे टैग पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या है, किसमें यूज किया गया था, किसमें यूज किया गया था, किसमें किया गया बेटा बताओ, दूसरे वाले में। इसका यूज कहाँ किया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, यूज ऑफ टैग पॉलीमरेज। पॉलीमरेज नाम ही है, टैग है। हमने क्या कहा था कि टैग पॉलीमरेज कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, ये क्या है, थर्मोफिलस। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते घटाते किसमें थे, किसमें बढ़ाते घटाते थे, अबे निकालो तुम, सही बोलो, हाँ किसमें, हाँ किसमें यूज किया गया है, वो तो खत्म हो गया। जहां पे हम टेम्परेचर बढ़ाते थे फिर घटाते थे, आज ही वाले में रहना तुम लोग, हाँ इंसर्शन के टाइम, उससे पहला क्या था, किसमें, ये हमने बताया था उसमें 0 से 42, 42 से 0 में इसका यूज किसमें बताया था, टैग पॉलीमरेज पीसीआर में हमने यूज किया था। पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करना मतलब कॉपी उसकी बनाना ज्यादा से ज्यादा, किससे लिया गया था, थर्मस, क्योंकि उसमें हीट हम लोग बढ़ाते थे, डीनेचुरेशन कराते थे। पढ़ोगे है ही नहीं। कह रहा है कि इन एक्टिवेशन ऑफ जीन बाय इंसर्टिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए
into the middle of its coding sequence is called, उस कोडिंग सीक्वेंस को क्या कहा जाता है जहां पे डीएनए फ्रेगमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बेटा आज पूरा लेक्चर उसी पे ही था, दो ही हमने लिए थे, एक टेट्रासाइक्लिन एक एम्पिसिलिन, वहीं पे ला करके कोडिंग पे क्या किया हमने, इंसर्ट करा दिया फ्रेगमेंट को। ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, यहाँ पे ला करके हमने क्या किया था, टेट्रासाइक्लिन पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, इंसर्ट करवा दिया था। जब इंसर्ट कराया तो वही तो हमने कहा था कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया उसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट हमने करा, अगर एम्पिसिलिन के अगेंस्ट करवाते तो एम्पिसिलिन का हो जाता, टेट्रासाइक्लिन के क्या तो टेट्रासाइक्लिन का हो गया, लाइकजेड के क्या तो लाइकजेड का हो गया।